नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राकेश कुमावत, सहायक लेखाधिकारी, आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन सीरीज। दोस्तों, यह भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों से संबंधित है। इसका अध्ययन करने के बाद आप को लगेगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही आपको याद करने की कुछ विशेष टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को कभी नहीं भूल पाओगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों में अंतिम वेद कौन सा है? प्राचीन धर्म ग्रंथों में अंतिम वेद कौन सा है? तो दोस्तों, वेदों का क्रम यही है। वेद कुल 4 हैं, 1 2 3 4 इसी क्रम में है। पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। याद कैसे करोगे? एक ट्रिक बना लो, रूसा, RUSA, RUSA। आर का मतलब ऋग्वेद, यू का मतलब ऐसे मानेंगे अब यजुर्वेद, एस का मतलब सामवेद, ए का मतलब अथर्ववेद। ठीक है। जो प्रथम 3 वेद हैं उन्हें वेद त्रयी पूछते हैं कई बार। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है। वेदों में क्या है, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के टाइप में है। ठीक है। उनसे धार्मिक रिवाजों के क्रियाक्रम आदि के बारे में पता चलता है। ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता वेदों के संकलनकर्ता थे आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ये थे वेदों के संकलनकर्ता। ठीक है। साथ ही वेद हमें क्या उपदेश देते हैं? वेद हमें क्या उपदेश देते हैं? तो वेद हमें उपदेश देते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। इसका मतलब है संपूर्ण विश्व एक क्या है, कुटुंब है। संपूर्ण विश्व क्या है, एक कुटुंब है। ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया याद आपके। रूसा याद रखना, आपके कई जगह काम आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो देखो, गायत्री मंत्र की बात करते हैं। गायत्री मंत्र से पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद जो पहला वेद है उसमें कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कुल 10 मंडल हैं। उसमें से जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो पूछेंगे आपसे कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? इसमें क्या रहा भाई? इसमें क्या रहा है? त्रि। तो सावित्री देवता को समर्पित है। सावित्री को क्या बोलते हैं? सावित्री को ही सविता बोलते हैं। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही सूर्य देवता के नाम है। सूर्य देवता के नाम है। और तीसरा मंडल है, उसके रचनाकार कौन थे? तीसरे मंडल के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र हो गए रचनाकार। अब आपको याद कैसे करना है? मंडल कौन सा है भाई? मंडल तो है तीसरा। क्या आ रहा है? त्रि। इधर भी क्या आ रहा है? त्रि आ रहा है। इधर भी क्या आ रहा है? त्रय आ रहा है। इधर भी क्या आ रहा है? सावित्री आ रहा है। ठीक है। ये क्या थे? सूर्य देवता के ही नाम है। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित या सविता को समर्पित गायत्री मंत्र है, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही तीसरा मंडल है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट है याद करने का, एक तो तीसरा है। एक तो कौन सा है? तीसरा। तीसरे में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 9 में क्या है? सोमदेव का उल्लेख कौन से वेद में है? तो 9 सोना कर सकते हो आप, सोना। 9 में सोनो। ठीक है। तो सोमदेव, इसमें सोमदेव का उल्लेख, देवता सोमदेव का उल्लेख किसमें है? तो 9वें मंडल में है। और इसके बाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन लगातार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, 10वां मंडल है।
10वें मंडल में बताया है पुरुष सूक्त के बारे में। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त जिसे जिससे क्या पता चलता है? चतुष्वर्ण समाज। समाज के जो 4 वर्ग थे, 4 वर्ग कौन से थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। जो आपका 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है कि पुरुष का जन्म कैसे होता है। तो इसमें बताया गया है कि परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के सिर से, ब्रह्मा जी के मुख से, इससे मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से जिसका जन्म हुआ उसका नाम है ब्राह्मण। मतलब जो अच्छा वादन करता है, मंत्रोच्चार करता है, अपने वाचन से, अपने बोलने से लोगों को प्रभावित करता है, अच्छा बोलता है, वो सभी क्या है? ब्राह्मण है। ठीक है। और क्षत्रिय कौन है? जो सेना का काम करते हैं, युद्ध करते हैं राज्य की रक्षा के लिए, वो सभी क्या है? क्षत्रिय हैं। ठीक है। वैश्य कौन है? जो व्यापार करते हैं, वो क्या है? वैश्य हैं। और शूद्र कौन है? जो इन तीनों वर्गों की सेवा करते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। और जो पुरुष सूक्त वेदों में बताया गया है उसमें वैदिक काल में तो ये सभी व्यवस्था किसके आधार पे थी? कर्म के आधार पे थी। किसके आधार पे थी? कर्म के आधार पे थी। बाद में इनमें जटिलता आ गई। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये सभी जन्म के आधार पे हो गए। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हमेशा ब्राह्मण कहलाया, चाहे उसके कर्म कैसे भी नीच हो तो भी ब्राह्मण कहलाया। ठीक है। लेकिन पहले क्या था? कर्म के आधार पे था। कोई भी व्यक्ति चाहे उसका जन्म क्षत्रिय वर्ग में रहा हो, चाहे शूद्र वर्ग में रहा हो, लेकिन वह वाचन बढ़िया कर रहा है, अच्छा बोलता है, अच्छा मंत्रोच्चार करता है, उस सबको क्या कहा गया था? ब्राह्मण कहा गया था। लेकिन बाद में जाति व्यवस्था में जटिलता आ गई। जिसका जन्म जिस जाति में हुआ उसी को उसी जाति का मान लिया गया। तो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा के जो मुख से पैदा हुआ उसे क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। और जो जिसका जन्म इसकी भुजाओं से हुआ उसको क्षत्रिय कहा गया। जिनका जन्म जंघाओं से हुआ उसे किसे कहा गया? वैश्य कहा गया। जिसका जन्म पैर से हुआ ब्रह्मा जी के, उसे कहा गया? शूद्र कहा गया। ब्राह्मण का बता दिया। ब्राह्मण का काम क्या था? वाचन करना, अच्छा वाचन करना, अच्छा बोलना, मंत्रोच्चार करना, शिक्षा देना, ये सभी काम ब्राह्मणों के थे। ठीक है। तो ये हो गया आपका मंत्रों से संबंधित। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे अग्नि लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है इंद्र। ठीक है। तो वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में इंद्र के लिए 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, जबकि अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उल्लेख है। कितने मंत्रों का उल्लेख है? 200 मंत्रों का उल्लेख है। आपसे पूछे ऋग्वेद काल में किस देवता का मुख्य महत्व था? मुख्य महत्व उसी का होगा जिसका उल्लेख ज्यादा है। इंद्र का उल्लेख कितनी बार है? 250 बार है, इसलिए इंद्र का महत्व सर्वाधिक था। उसके बाद में कौन था? अग्नि था, अग्नि देवता था। और अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो कौन सा देवता था? सोम था। तीसरे नंबर पे देवता था सोम। तो इंद्र, अग्नि और सोम, इसी क्रम में आपको याद रखना है। सबसे प्रमुख देवता कौन सा था? इंद्र था। उसके बाद में था अग्नि। ठीक है। उसके बाद में था सोम। ये तो वैदिक काल की बात है। जैसे वैदिक काल में पतन आता है, वैदिक काल के बाद में व्यवस्थाएं चेंज होती हैं, उसमें प्रकृति से संबंधित देवताओं को छोड़कर मूर्ति पूजा पर विश्वास बढ़ गया था और जो आपके शिव हैं उसको ही मुख्य देवता के रूप में माना गया था बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, किसका संबंध किससे है? यहाँ सामवेद है, सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद में क्या आता भाई? स। इधर क्या आ रहा है? स। सामवेद किसका जनक है? सामवेद संगीत का जनक है, इसी से आप याद कर लेना। नेक्स्ट है यजुर्वेद में क्या आ रहा है? ये। इधर क्या आ रहा है? ये। तो यज्ञ का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में मंत्र बोलते हैं, किसी की बलि देनी होती है तो बलि होती है। ठीक है। साथ ही विभिन्न प्रकार के क्रियाक्रम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कर्मकांड। कर्मकांडों के बारे में पता किससे चलता है? यजुर्वेद से ही चलता है। यज्ञ, मंत्र, बलि,
ठीक है, इनका पता चलता है। अब आ गए अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है भाई, इधर क्या है, अंधविश्वास। अंधविश्वास, जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, ये सभी स्थितियां किस में आ गई थी, आपके अथर्ववेद में आ गई थी। एक आपके सभा और समिति, सभा और समिति, यहाँ व्यवस्था संचालित करने के लिए संस्थाएं थी। सभा और समिति का उल्लेख किस में मिलता है, तो वो भी आपके अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में क्या आ रहा है भाई, री, इधर भी क्या आ रहा है, री। तो ऋग्वेद में ऋचाएं होती हैं, क्या होती हैं, ऋचाएं होती हैं। जैसे श्लोक होते हैं उसी तरह क्या होती हैं, ऋचाएं होती हैं। तो ऋग्वेद में 10 तो मंडल हैं। 1028 क्या है, सूक्त हैं, और 1642 ये क्या है, आपके ऋचाएं हैं। ये हैं आपके ऋचा। ऋचा कितनी है, ये हैं आपके 1642 हैं। और ऋचाओं के अध्ययन जो करता है, ऋचाओं का जो पाठ करता है, उसे क्या कहा गया है, होत्री कहा गया है। क्या कहा गया है, होत्री कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे, ऋषि अथर्वा थे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अथर्ववेद पड़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सामवेद। ठीक है, एक है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता, यजुर्वेद का पाठकर्ता क्या कहलाएगा, अथर्वयु कहलाएगा। ऐसे ही सामवेद का पाठकर्ता ये क्या कहलाएगा, आपके उद्रात्री कौन कहलाएगा, उद्रात्री कहलाएगा आपके सामवेद का पाठ करने वाला। ठीक है, तो ये हो गए आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पंचविश। देखो, वेदों को फिर बाद में आर्यण, ब्राह्मण, आपके संहिता, इनमें बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें पहला है आपका क्वेश्चन है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। ठीक है, हर वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ थे, ऐसे ही जो आपका पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है। तो इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक साथ पांच गाय, इसका आप अध्ययन करो। पंचविश का संबंध किससे है, सामवेद से। किससे है, सामवेद से है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे एक का मतलब ऐत्रेय और कै का मतलब कौस्तिक। एक साथ से हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, और तैसे हो जाएगा तैत्तिरीय। ठीक है, ऐसे सामवेद की बात करते हैं। एक साथ पांच का मतलब पंचविश हो गया। 5 गाय को क्या बोलते हैं, गोपथ। एक साथ 5 गाय, ये ट्रिक होगी आपकी। एक साथ 5 गाय को बोलते हैं गोपथ। ठीक है, ट्रिक इस तरह आप याद कर सकते हो। ये हो गई आपकी ट्रिक, एक साथ 5 गाय। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक का मतलब जाएगा आपका ऐत्रेय, एक का मतलब क्या जाएगा, ऐत्रेय, और कै का मतलब जाएगा कौशितकी। ठीक है, पहले जो 2 हैं उनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक साथ से का मतलब हो जाएगा आपका शतपथ। ठीक है, इसको साथ न लिख के हम लिखेंगे साथ। एक साथ, तय का मतलब क्या जाएगा, तैत्तिरीय। तय का मतलब जाएगा आपका तैत्तिरीय। तय का मतलब जाएगा आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। एक साथ 5 का मतलब पंचविश, और गाय का मतलब गाय से हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो एक साथ 5 गाय, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है स्त्री की सबसे गिरी हुई दशा। एक इसमें मिलता है, तो आपकी जो मैत्रेयनी संहिता है, इसमें स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति का पता चलता है। इसमें बताया है कि जो महिला है, महिला जुआ और शराब की भांति, ठीक है, पुरुष का तीसरा दोष है। तो महिला को पुरुष का तीसरा दोष कौन से संहिता में बताया गया है, कौन से ग्रंथ में बताया गया है, तो मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। ठीक है, जाबालो उपनिषद की बात करते हैं। जाबालो उपनिषद में किसका उल्लेख है, तो जाबालो जो उपनिषद है उसमें 4 आश्रम हैं,
उनके बारे में, चारों आश्रमों के बारे में उल्लेख किससे मिलता है? तो जाबालो उपनिषद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में स्थिति उल्टी हो गई। शतपथ ब्राह्मण में क्या है? महिलाओं की स्थिति को अच्छा बताया है। महिलाओं को क्या बताया है? पुरुष की अर्धांगिनी, महिला को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। महिला को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें महिला को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है? वो है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संबंध किस पुराण से है? तो दोस्तों पहले तो पुराणों में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। और कुल पुराण कितने हैं? कुल पुराण है आपके 18। कुल पुराण है 18। अगर उपनिषदों की बात करें, अगर उपनिषदों की बात करें तो कुल उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है। अब पुराणों की बात करते हैं। कुल पुराण है आपके 18। सबसे प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है। अब ये पुराण है, उनका संबंध किसी ना किसी वंश से रहा है, किसी ना किसी राजवंश से रहा है। जैसे वायु पुराण का गुप्त वंश से है, मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन वंश से है, विष्णु पुराण का मौर्य वंश से है। तो ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं। जैसे वायु पुराण है, इसका संबंध गुप्त वंश से है। कैसे याद रखोगे? गुप्त वंश। याद रखने का तरीका एक ही है। जो वायु होती है वो क्या होती है? वायु हमें दिखाई देती है क्या? वायु हमें दिखाई नहीं देती। वायु हमें दिखाई नहीं देती, विजिबल नहीं होती है। वायु क्या होती है? गुप्त होती है। तो वायु क्या है? गुप्त होती है, इसलिए क्या हो गया? गुप्त वंश। ठीक है, विजिबल नहीं होती है। अब बात करते हैं मत्स्य पुराण की। तो मछली क्या होती है? अंधी होती है। हमारी जो गंगा डॉल्फिन है, जो कहाँ पाई जाती है आपके? गंगा डॉल्फिन क्या है बताओ? गंगा डॉल्फिन होती है हमारे जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है जो कहाँ पाई जाती है? गंगा और उसकी सहायक नदियों में। चंबल हो गई आपके, यमुना हो गई, गंगा हो गई, उनमें कौन सी मछली पाई जाती है? आपकी गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। इसको दिखाई नहीं देता। कैसी होती है ये? अंधी होती है। इसे दिखाई नहीं देता, ये अंधी होती है। सूंघने की क्षमता से चलती है। ठीक है, अंधी होती है, सूंघ कर चलती है। तो ऐसे में क्या हो गया? मछली क्या होती हैं? अंधी होती हैं। और अंधी से क्या हो गया? अंधी से हमारा निकल कर आ गया आंध्र सातवाहन। हमारा क्या निकल के आ गया? आंध्र सातवाहन। अंधी से क्या आ गया? हमारा आंध्र सातवाहन वंश आ गया। आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण हमें सबको पता है कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश की स्थापना में विष्णुगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, का मुख्य योगदान था। तो विष्णुगुप्त की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो विष्णु से मौर्य वंश का कनेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पुराणों से संबंधित क्वेश्चनों का सेट। इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्न का मिलान कीजिए। जातक, पहला है जातक। याद रखोगे जातक का संबंध किससे? जातक का संबंध है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों से। तो जा का मतलब जन्म, जन्म से पहले। ठीक है, तय का मतलब महात्मा। जो बुद्ध है, बुद्ध है, उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया है। कहा गया है? बुद्ध को कहा गया है महात्मा बुद्ध। बुद्ध को कहा गया है महात्मा, महात्मा कहा गया है। और महावीर को कहा गया है, महावीर को कहा गया, आगे इनके आगे लगता है भगवान महावीर। क्या लगता है आगे? भगवान महावीर। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर। ठीक है, जन्म तक, उसका जन्म हुआ उस तक की कहानियां, जन्म तक की कहानियां। जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है उससे पहले की कहानियां किस ग्रंथ में है? तो जातक में है। किस में है? जातक में है। ऐसे ही बात करते हैं कल्पसूत्र की। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभ किससे होता है? कैसे होता है? अरे वर्णमाला का प्रारंभ किससे होता है? कैसे होता है? तो ऐसे में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का संबंध किससे है? कल्पसूत्र से है। किससे है? कल्पसूत्र से है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का संबंध किससे है? कल्पसूत्र से हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कथा वस्तु की। महात्मा बुद्ध को जैसे ही ज्ञान मिला, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिलता है? बोध गया में मिलता है। सबसे पहले कथा या उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में। कहाँ देते हैं? सारनाथ में। तो ज्ञान कहाँ मिला? ज्ञान मिला बोध गया में। ज्ञान मिला बोध गया में। और उपदेश, पहला उपदेश दिया कहाँ पे? सारनाथ में।
पहला उपदेश दिया सारनाथ में। जब उपदेश दिया वह घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? नया धर्म पैदा हो गया, उसे बोलते हैं धर्म का चक्र। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का चक्र अब बदल गया, नया धर्म उत्पन्न हो गया है, उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो देखो कथा वस्तु, महात्मा बुद्ध को जैसे ही ज्ञान मिला बोध गया में, उन्होंने क्या दिया? उपदेश दिए। उपदेश किसके रूप में दिए जाते हैं? कथा के रूप में दिए जाते हैं। सर्वाधिक उपदेश देने का काम ज्यादातर किस? महावीर स्वामी ने कभी ज्यादा उपदेश ऐसे नहीं दिए। ज्यादा उपदेश किसने दिए? आपके महात्मा बुद्ध ने दिए। तो बोध गया में ज्ञान मिला और पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। तो कथा कहने का काम किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। तो कथा वस्तु, जिसने कथाएं कही उसके आधार पर उसका जीवन चरित्र बनाया गया, उसे क्या कहते हैं? कथा वस्तु कहते हैं। तो कथा वस्तु का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद उसके जो जीवन की घटनाएं हुई उसका संबंध किससे है? कथा वस्तु से है। ऐसे ही भगवती सूत्र, भगवती सूत्र क्या लिखा हुआ? भय गए वह। और इधर क्या लिखा हुआ है? भगवान महावीर। इधर क्या लिखा हुआ है? भगवान महावीर। तो भगवान महावीर, भगवान महावीर। तो देखो यहाँ पे भय गए वह है और आगे भी क्या है? भय गए वह है। याद रख सकते हो भगवती सूत्र का संबंध किससे है? तो भगवान महावीर स्वामी के जो जीवन करते हैं उससे संबंध है। नेक्स्ट है आपका निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहली पुस्तक है आपकी, इधर लेखक हैं, पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ही कौटिल्य भी कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना में इनका मुख्य योगदान था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल का इतिहास है, उसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। नाम पुस्तक का अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका संबंध है राजनीति से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो राजनीति से है, न कि अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट बात करते हैं चचनामा। चचनामा के लेखक थे आपके अली अहमद। अली अहमद ने सिंध पर अरबी आक्रमण, सिंध पर अरबों का आक्रमण है, उसके बारे में बताया था। सिंध पर आक्रमण, इसमें क्या बताया है? चचनामा में सिंध आक्रमण, सिंध आक्रमण, सिंध आक्रमण के बारे में बताया है। अरबों का जो सिंध आक्रमण है उसके बारे में बताया है। कौन सी पुस्तक में बताया? आपके चचनामा में बताया गया है। अब बात करते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है? कलहण की पुस्तक है। कलहण ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की। इस राजतरंगिणी में क्या है? प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक का कश्मीर का इतिहास है। इसका इतिहास है कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास है। और किस साहित्य भाषा में लिखा गया है? और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में रचित। ठीक है, कश्मीर का इतिहास है जो प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक है। रचनाकार कौन है? आपके कलहण हैं। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक, संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक के रूप में कौन सी पुस्तक है आपकी? अष्टाध्यायी है। लेखक थे आपके पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश से संबंधित इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? मौर्य वंश से संबंधित पहले क्वेश्चन पता चल गया हमें। पहला क्वेश्चन तो क्या बन रहा है कि इंडिका पुस्तक का संबंध किस वंश से है? इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन थे? पुस्तक के रचनाकार मेगस्थनीज थे। और मेगस्थनीज कहाँ रहते थे? मेगस्थनीज पहले तो क्या थे? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर क्या थे? राजदूत थे। इसके दरबार में थे, दरबार, इसके दरबार में थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। मेगस्थनीज क्या थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहेंगे तो जो पुस्तक लिखेंगे उसका संबंध किस वंश से होगा? मौर्य वंश से होगा। और पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं डायमैक्स की।
डाइमेक्स किसका राजदूत था? डाइमेक्स किसका राजदूत था? तो डाइमेक्स यवन राजदूत था। यवन शासक आपके एंटियोकस देखो लास्ट में दोनों में ही कस आ रहा है। तो डाइमेक्स क्या था? एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में रहता था? आपके बिंदुसार के दरबार में रहता था। ठीक है, अब ऐसे बात करते हैं डायोनिशियस की। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन किसके दरबार में रहता था। तो डाइमेक्स किस दरबार में रहता था? बिंदुसार भी मौर्य वंश का ही साथ राजा था। ठीक है, ऐसे ही डायोनिशियस है। डायोनिशियस क्या था? डायोनिशियस टोलमी फिलेडेल्फस, मिस्र का राजा था। टोलमी फिलेडेल्फस का क्या था? राजदूत था। दरबार में था अशोक महान राजा अशोक के दरबार में, अशोका के दरबार में रहता था। अब बात करते हैं आपके हेरोडोटस की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, जिससे किसका पता चलता है? 5वीं सदी के भारत और फारस के संबंध, 5वीं सदी में भारत और फारस के संबंध कैसे थे, उसके बारे में जानकारी आपको हिस्टोरिका पुस्तक से मिलती है। पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। हिस्टोरिका से ही नया शब्द बन गया हिस्ट्री। ऐसे में इन्हें इतिहास का जनक, इतिहास का पिता, तो इतिहास का पिता के रूप में ख्याति किसे प्राप्त है? तो इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। इतिहास का पिता कौन है? आपके हेरोडोटस हैं। इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम भारत आने वाला चीनी यात्री। तो भारत में जो चीनी यात्री आते हैं उनको याद करने की बहुत ही शानदार क्रमबद्ध ट्रिक है। ड्रैगन फंसा ईंट में, ड्रैगन का चिन्ह है। ड्रैगन किस में फंस गया? ईंट में फंस गया। फै का मतलब फायान, सा का मतलब संयोगन, है का मतलब हेनसांग, ईंट का मतलब इत्सिंग। ठीक है, बॉर्डर बन गई, बॉर्डर में दीवार बन गई, दीवार में कौन फंस गया? ड्रैगन फंस गया। अब आगे नहीं आ सकता। ठीक है, अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कौन आया? फायान आया। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त ये आया आपके चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था और ये किस वंश का है? ये गुप्त वंश का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है, ये 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने साल तक रहा? 14 वर्ष तक रहा। इसका जो विवरण है उसमें एमपी बोले तो मध्य प्रदेश की जनता के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने किसके लिए आया था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संयोगन की। संयोगन 518 ईस्वी में आया था। ये भी बौद्ध धर्म के लिए, किसके लिए आया था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने ही आया था। इसके बाद में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, देखो यहाँ से तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? यहाँ फायान से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला चीनी यात्री कौन था? तो पहला चीनी यात्री हो गया आपका फायान। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। इसके विवरण में किसका उल्लेख मिलता है? तो मध्य प्रदेश की जनता के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, साथ ही किस शासन काल में आया था? तो गुप्त काल के शासन काल में आया था। अब बात करते हैं ह्वेनसांग की, जहाँ से दूसरे नंबर पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, ये 629 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ। ठीक है, 630 में भारत के कपिसा पहुंचा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कपिसा पहुंचा। ठीक है, और 645 में वापस लौट गया। लगभग 15 साल रहा। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था सीयूकी। ठीक है, सीयूकी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में उल्लेख मिलता है। साथ ही किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। तो वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का? इसका उद्देश्य था कि इसे नालंदा विश्वविद्यालय में गया।
उस समय नालंदा भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में गया और यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। जब ये नालंदा में रहा था उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थी, उसके कुलपति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय कुलपति थे शीलभद्र। कुलपति कौन थे? कुलपति, ये जो विश्वविद्यालय है उसे कुलपति उस समय आचार्य शीलभद्र थे। ऐसे ही बात करते हैं हर्ष इति सिंह की। इति सिंह क्या था, लास्ट में आया था, ज़्यादा कोई उल्लेख इसका नहीं मिलता। ये बौद्ध धर्म के लिए ये आया था। नेक्स्ट है आपका अरबी भाषा में रचित रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहला पुस्तक के रचनाकार इब्न बतूता है। इब्न बतूता कहाँ के थे? इब्न बतूता थे आपके मोरक्को के। कहाँ के थे? इब्न बतूता आपके मोरक्को कहाँ पड़ता है? आपके दक्षिण अफ्रीकी देशों में है। मोरक्को के थे, ठीक है। और कब आए थे ये लगभग 1333 के आसपास आए थे। उस समय दिल्ली में शासन हुआ करता था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर इन्हें अपने क्या बनाया था? न्यायाधीश बना दिया था, ठीक है। और अपना राजदूत भी इनको बनाया था। तो राजदूत और न्यायाधीश दोनों की उपाधि देकर इनको काम में लिया गया था। किससे? इब्न बतूता से, ठीक है। किताब का नाम था रेहला। अब बात करते हैं अलबरूनी आया था गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। इसने एक किताब लिखी, किताब का नाम था किताब उल हिंद। इसे ही भारत की खोज, इसे ही तहकीक ए हिंद, इसे ही भारत की खोज और इसी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद भी इसी का ही नाम है, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं टोलमी ने भारत का प्राकृतिक स्थिति के बारे में बताया। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो टोलमी थे। तारानाथ कौन थे? तारानाथ तिब्बती लेखक थे। इन्होंने पुस्तक लिखी कंगयूर और तंगयूर। तो कंगयूर और तंगयूर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो तारानाथ जो तिब्बती थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम कौन से अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के रचनाकार थे खारवेल, कलिंग नरेश कौन थे? खारवेल का अभिलेख है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके बाद में है भीतरी स्तंभलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है। तो जो भीतरी स्तंभलेख है इसमें हमें ये स्कंदगुप्त का, ये किसका अभिलेख है? स्कंदगुप्त कौन थे? स्कंदगुप्त आपके गुप्त नरेश थे। कौन थे? गुप्त नरेश थे, उसका अभिलेख है। और इससे हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूण आक्रमण सबसे पहले होता है 458 में। कब होता है? हूण आक्रमण सबसे पहले होता है 458 ईस्वी में। तो आपसे पूछे भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण कब होता है? तो 458 में होता है। किसके शासनकाल में होता है? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। आक्रमण करने वाले कौन थे? तो पहले तो तोरमान। तो तोरमान पूछे, तोरमान कौन था? तोरमान आपके क्या था? हूण था, उसने भारत पे आक्रमण किया था। और इसके बाद में मिहिरकुल था। मिहिरकुल तो इतना खतरनाक शासक था, शैव धर्म का अनुयायी था। शैव मतलब शिव धर्म को मानने वाला था, शिव भगवान को मानने वाला था। उसने जितने भी बौद्ध धर्म के जो अवशेष थे, अभिलेख थे, उनको काफी संख्या में नष्ट करवा दिया था मिहिरकुल ने, ठीक है। एरण का अभिलेख कब का है? 510 ईस्वी का है। किसके काल का है? तो भानुगुप्त के शासन काल का है।
भानुगुप्त का मतलब गुप्त वंश का राजा है, ठीक है, भानुगुप्त के शासनकाल का है। इसमें क्या पता चलता है, किसी महिला के सती होने का सबसे पहला प्रमाण, सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण किससे मिलता है, आपको एरन के अभिलेख से मिलता है। 510 का अभिलेख है। भानुगुप्त जो गुप्त नरेश था उसके काल का है। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, इसका एक सेनापति था। भानुगुप्त का क्या था, एक सेनापति। भानुगुप्त का एक सेनापति था, उसका नाम था गोपराज, सेनापति था, सेनापति गोपराज था। उसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद में इसकी पत्नी क्या हो गई थी, उसके साथ सती हो गई थी। गरुड़ स्तंभलेख, तो गरुड़ स्तंभलेख क्या है, यवन राजदूत थे होलियोडोरस, यवन राजदूत होलियोडोरस, यवन राजदूत। होलियोडोरस द्वारा रचित है, ठीक है, होलियोडोरस द्वारा रचित है। ये वेशनगर विदिशा, कांका भी लेख है, वेशनगर, वेशनगर जिसे क्या बोलते हैं, विदिशा बोलते हैं। विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख है, जिससे क्या पता चलता है कि मध्य भारत में, मध्य भारत, आपसे पूछेंगे मध्य भारत में भागवत धर्म, मध्य भारत में भागवत धर्म प्रचलित था या नहीं था, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, वेशनगर के विदिशा, होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक कौन है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक, पुरातत्व सर्वेक्षक, सर्वेक्षक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले बनाया था, इसलिए भारतीय पुरातत्व शास्त्र का क्या हो गया, जनक हो गया। उसके बाद में पुरातत्व विभाग का गठन होता है, पुरातत्व विभाग। जब पुरातत्व विभाग बन जाता है तो लगभग 1903 के आसपास पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया जाता है, डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है। वो किसको बनाते हैं, जॉन मार्शल को। कौन था, जॉन मार्शल। तो आपसे पूछे पहला महानिदेशक कौन है, तो पहला महानिदेशक तो जॉन मार्शल हैं पुरातत्व विभाग का, ठीक है। लेकिन पूछे पुरातत्व शास्त्र का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। निम्न में से कौन सा असंगत है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपका, पहले हम याद कर लेते हैं ट्रिक से। ट्रिक है एनएसजी का प्रयास, गज यानी हाथी खार गिरूं, गज यानी हाथी खार गिरूं। कौन सा अभिलेख किस राजा का है, इसका उल्लेख इस ट्रिक से हमें याद हो जाएगा। तो पहला है एनएसजी, 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 एनएस यानी नासिक, एन और एस नासिक। अभिलेख किसका है, जी का है। जी का बोले तो गौतमी पुत्र बलश्री का है, ठीक है। का इसमें साइलेंट है। अब चलते हैं प्रयास पे। प्रयास से प्रयाग, से समुद्रगुप्त, प्रयास से प्रयाग और से समुद्रगुप्त, ठीक है। अब आते हैं गज, गज यानी गैसे ग्वालियर और जैसे भोज। तो गज खार गिरूं, खार गिरूं, सॉरी, गज यानी हाथी, हाथी खार गिरूं, हाथी खार का मतलब खारवेल, ये सुमेलित हो जाएगा इससे, ठीक है। हाथी खार गिरूं, गिरू का मतलब देखो, गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है, रुद्रदामन से। गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है, रुद्रदामन से है। ये दोनों सुमेलित नहीं है, तो याद कैसे करोगे, एनएसजी का प्रयास, गज यानी हाथी खार गिरूं, एनएसजी का मतलब नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलश्री का है। प्रयास का मतलब प्रयाग स्तंभ लेख किसका है, समुद्रगुप्त का है। गज का मतलब ग्वालियर अभिलेख है, जो किसका है, प्रतिहार नरेश भोज का है। हाथी खार, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। गिरू का मतलब गिरनार अभिलेख, जिसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, रुद्रदामन का है। किसका है, रुद्रदामन का। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का, निम्न में से संगीत प्रेमी शासक कौन था। तो समुद्रगुप्त है, उसका एक सिक्का मिलता है। उस सिक्के में वो क्या कर रहा था, उस सिक्के में वो वीणा बजा रहा था। क्या बजा रहा था, वीणा, वीणा वादन,
वीणा वादन करती हुई उसकी एक फोटो है। उससे ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, उसे एहोल का अभिलेख, एहोल एहोल के अभिलेख के रूप में जाना जाता है। पुल में क्या हो गया, होल, और क्या बन गया, ए होल। पुल में हो गया होल और क्या बन गया, होल। ठीक है। समुद्रगुप्त, सॉरी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का अभी हमने एक तो पढ़ाई था, भीतरी स्तंभलेख। भीतरी में क्या पता चलता है, हूण आक्रमण के बारे में पता चलता है। भीतरी और जूनागढ़, भीतरी और जूनागढ़, जूनागढ़ का संबंध इससे भी है और रुद्रदामन से भी है। जूनागढ़, ये दोनों अभिलेख किसके हैं, आपके स्कंदगुप्त के हैं। स्कंदगुप्त के समय हूण आक्रमण भारत में सबसे पहले होता है और उन्हें परास्त कर भेजने वाला कौन था, स्कंदगुप्त ही था। मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित अभिलेख है मंदसौर का अभिलेख। जो मंदसौर का अभिलेख है, आपसे पूछे मंदसौर के अभिलेख का संबंध किससे है, तो आपके मालवा नरेश यशोवर्मन से है। निम्न में से असत्य कथन का पता लगाइए। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया था। हालांकि प्रयोग बाद में होता है, लेकिन आविष्कार, उसकी खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी। काम लेना बाद में सीखता है। पहिए और कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में। ऐसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, कृषि और पहिए का आविष्कार कौन से काल में होता है, तो नव पाषाण काल में होता है। भारत में शैल चित्रकला, ठीक है, भित्ति चित्रकला की खोज सर्वप्रथम ऑर्किबोल्ड को कार्लाइल ने की थी। मतलब क्या है, ये पहाड़े हैं, पहाड़ी हैं, कंदराएं हैं, इनमें क्या है, दीवारों को, पत्थरों की दीवारों को कुरेद कुरेद कर चित्र बनाना ही क्या कहलाता है, शैल चित्रकला कहलाता है। भारत में पाषाण काल का जनक, पाषाण काल का जनक कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 में मद्रास में एक स्थान है पलवरम, पलवरम में एक कुल्हाड़ी मिली। एक क्या मिली, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई थी, कुल्हाड़ी बनी हुई थी पत्थर की, कुल्हाड़ी बनी हुई थी पत्थर की। और वो कुल्हाड़ी कैसी थी, हैंड एक्स, उसे क्या कहा गया है, हैंड एक्स, एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी को, ठीक है। और हैंड यानी हाथ में पकड़कर काटने वाली। हैंड एक्स कुल्हाड़ी थी, किसकी थी, स्टोन, स्टोन हैंड एक्स थी। सबसे पहले किसने खोजी थी, रॉबर्ट ब्रूस ने फुट ने खोजी थी। कहाँ खोजी थी, मद्रास के निकट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ढंग से याद कर लेना। मद्रास के निकट पलवरम में, ठीक है। 1863 में खोज की थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो वो क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, साथ ही क्या थे, पुरातत्वविद भी थे। तो दोस्तों ये बहुत ही आपको रोचक तरीके से, आसानी तरीके से पढ़ाने का तरीका है, जिसमें आपके याद हो जाएं। तो ये आप याद कर लेना, ये याद करने की वस्तु स्थिति है, ठीक है। इनको याद करने में आपका फायदा है। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन पाषाण उपकरण के लिए क्या प्रसिद्ध है, बताओ। अभी मैंने बताया था, पाषाण उपकरण के लिए, प्राचीन पाषाण उपकरण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बताओ। अभी बताया था मैंने, मद्रास के निकट पलवरम, क्या मिला था, पाषाण पत्थर की कुल्हाड़ी। किसको मिली थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिली थी। कब मिली थी, 1863 में मिली थी। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को पाषाण काल का जनक कहा जाता है। लहुरा देव कहाँ है, ये कबीर नगर, कबीर नगर, कबीर नगर कहाँ पे है, यूपी में है, वहाँ का स्थान है। लहुरा देव से क्या मिले हैं, कृषि के प्राचीन साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य। आपसे पूछें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लहुरा देव से मिले हैं। हालांकि लहुरा देव की खोज हुई उससे पहले ये माना जाता था कि मेहरगढ़, कौन सी जगह, मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कबीर नगर के लहुरा देव की खोज होने के बाद में यह तय हो गया कि सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, आपका लहुरा देव है। लेकिन कई बार क्या है, लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, मेहरगढ़ आ गया, और आपसे पूछे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तब आप क्या करोगे, मेहरगढ़ करके आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से, ये बेलन नदी घाटी में है, वेलन
नदी घाटी, वेलन नदी घाटी क्षेत्र में है। और यहाँ से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं, वेलन नदी घाटी में मिले हैं। अब बात करते हैं बुर्ज होम की। बुर्ज होम में क्या है, एक तो मानव, सॉरी मावन हो गया, एक तो आपके मानव व कुत्ता, मानव और कुत्ता के को साथ दफनाया गया है, दोनों के साथ में कंकाल मिले हैं। और एक गर्त आवास, एक गर्त आवास, आपसे पूछे गर्त आवास, गर्त आवास मतलब जो आजकल अपने बेसमेंट में आवास हैं, उस तरह के आवास कहाँ मिले हैं, आपके बुर्ज होम में मिले हैं। होम यानी आवास, बुर्ज यानी नीचे का आवास, ठीक है। और कुत्ता और मानव साथ मिले हैं। होम में, होम यानी घर में हम कौन सा पालतू पशु अक्सर रखते हैं, कौन सा है, कुत्ता। तो बुर्ज होम, बुर्ज यानी नीचे, गर्त आवास में, ठीक है। होम यानी कुत्ता, होम में क्या रखते हैं, कुत्ता रखते हैं। और इससे ये पता चलता है कि मानव का पहला पहला पालतू पशु कौन रहा होगा, पहला पालतू पशु कौन सा रहा होगा, तो ये इससे पता चलता है वो कौन सा है, कुत्ता। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम बताओ किस धातु का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा, कॉपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो मैंने ऑप्शन लिखे हैं, ये दो ऑप्शन लिखने का कारण है, कई बार क्या है बच्चों की समस्या आती है कि सर पीतल, पीतल मिश्र धातु है क्या, या पीतल कैसे बनता है। तो अब मैंने लिखा है यहाँ पे पिताजी, पिताजी मतलब पीतल किससे बना है, पीतल बना है एक तो तांबा, एक तो आपका बन गया किससे, तांबा, और एक क्या गया जी का मतलब जिंक। तो पीतल का निर्माण किससे होता है, तांबा और जिंक से होता है। ऐसे ही कांसा है, कांसा भी क्या है, मिश्र धातु है, इसका निर्माण कैसे होता है, कांता प्लस, कांता प्लस आंटी, कांता प्लस आंटी, इनको अगर संधि विच्छेद हो रखा है अलग अलग, इनको जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कांता टी, क्या निकलेगा, कांता टी। तो का का मतलब तो हो गया कांसा, का का मतलब क्या हो गया, का का मतलब तो हो गया यहाँ पे कांसा, का का मतलब हो गया कांसा, ता का मतलब तांबा और टी का मतलब टिन, तांबा प्लस टिन, इनसे मिलकर क्या बनता है आपका कांसा बनता है। तो दोस्तों मेरे को आशा और अनुमान है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को आपके अन्य दोस्तों और आपके छोटे भाई बहनों को शेयर करें, उन्हें रिकमेंडेड करें पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा, अधिक संख्या में आप लोग देखेंगे तो ये वीडियो, ऐसे वीडियो मेरे द्वारा और बनाए जाएंगे, जो क्या है आपका अध्ययन का मार्ग जो कठिन है, आपको जिन्हें याद करने में डर लगता है, उन्हें मैं आसान बना सकता हूँ। न केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके मैथ, सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, सभी में मेरे पास कुछ ऐसा तालमेल और संयोजन टेक्निक्स, ऐसी कुछ विधा हैं, लंबे समय का अनुभव है जो आपके काम आ सकता है। धन्यवाद। जय श्री श्याम।